नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सक्सेना और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। हम महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जिस तरीके से महायुति ने अपनी भारी बहुमत के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, वो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा झटका है। इसी पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भारती छिब्बर मैम, नमस्ते। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और आपका स्वागत है दैनिक जागरण में। थैंक यू अमन। तो मैं मोहित। आपसे बात करूंगा कि महायुति गठबंधन जो है वो महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वेल थैंक यू मोहित। हमेशा की तरह दैनिक जागरण उसके कार्यक्रमों में आके हमें बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि अगर आप अभी के आंकड़े देख रहे हैं तो महायुति ना सिर्फ जीत रहा है बल्कि जैसे आपने कहा स्वीप कर रहा है। एक तरह से एक वाटरशेड मूवमेंट है महाराष्ट्र की राजनीति में, खासकर पिछले लोकसभा के चुनावों को अगर हम देखें, उनके रिजल्ट्स को अगर हम देखें। और जब हम बात करते हैं महायुति की, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मोहित ये है कि ना सिर्फ एक तरफ वो स्वीप कर रहे हैं बट कि बीजेपी स्वयं इंडिविजुअली या एज अ कंपोनेंट ऑफ एनडीए बहुत ही अच्छा कर रहा है। और यही जो रुझान है, अगर ये नतीजे में तब्दील हो रहे हैं जो कि हमें दिख रहे हैं होते हुए, सो डेफिनेटली हम एक बीजेपी सीएम को देख रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस इसके एक मुख्य चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं मोहित, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम ये कहेंगे कि एक जो डेवलपमेंट का जो एक मेजर मुद्दा रहा, और उसमें फिर आप चाहे बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आमंत्रित करना, बिकॉज महाराष्ट्र या मुंबई एक कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में है भारत में। और बाहर भी अगर आप जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो दिल्ली और मुंबई की बात करते हैं। और कैसे मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आमंत्रित कर सकता है, तो यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स के साथ में नेशनल पॉलिटिक्स और एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी जुड़ जाता है या इकोनॉमी जुड़ जाता है। जनता को लगा कि ये एक पार्टी है जो बेस्ट रहेगी एक डेवलपमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ आप कुछ कहना चाहते हैं मोहित? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 2019 में जो शिवसेना थी वो एक ही पार्टी थी, मतलब दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुई थी, और अब दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तरफ एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। तो कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो देखने को मिला है वो उद्धव ठाकरे को देखने को मिला। और दूसरी तरफ एनसीपी की भी बात कर लें तो अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट, तो चाचा पे जो है वो भतीजे भारी पड़ते दिखाई दिए हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि बारामती सीट के आसपास की जितनी भी सीट्स थी उस पे भारी बहुमत के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं अजीत पवार? मोहित, 2019 पे वापस ले चलेंगे आपको। अगर आपको याद होगा तो जिस तरह का जनता का मैंडेट आया था, इतना भारी मैंडेट नहीं था, लेकिन फिर भी वो मैंडेट जो था जिस पार्टी के लिए या जिस कोalition के लिए था, उसके बाद जिस तरह की राजनीति हुई और जिस तरह की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगा कि उनके मैंडेट को नज़रअंदाज किया गया है। तो हम ये कहेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कि उन्होंने इस बार महायुति को बहुत बढ़ चढ़ कर बहुमत दिया ताकि वो अपनी सरकार बना सकें। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं ऑपोजिशन की, एनडीए अलायंस की, महायुति की और एमवीए की, तो एक बहुत अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा मोहित, वो रहा एक कंसोलिडेशन। जो हरियाणा का एग्जाम्पल था या एक्सपीरियंस था, वो एनडीए ने या बीजेपी ने उसको फॉरवर्ड किया, जहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ ओबीसी वोट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। जिसे आप देखें तो मराठाज एंड ओबीसी वोट्स, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि उन्होंने कंसोलिडेट किया वहाँ पर ओबीसी वोट्स को हरियाणा में, जबकि अपोजिशन जाट की बात कर रही थी। आपने देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे जो मराठा आंदोलन था उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, कि मतलब मनोज जरांगे का जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को पीछे करते हुए दिखाई दे रहा था। मगर जिस तरीके से उन्होंने इस बार विधानसभा में अपने कैंडिडेट्स खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे बैकआउट पे आए और उन्होंने अपने जो 16 कैंडिडेट्स हैं उनके नाम वापस ले लिए, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं मराठा ओबीसी ये भी महायुति की तरफ आते दिखाई दिए। बहुत अच्छा प्रश्न है मोहित। देखिए, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक हैं तो सेफ हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो उसी की एक तरह से सार्थकता हमें इस इलेक्शन में देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो अभी लोकसभा चुनाव में जहां पर रिजर्वेशन को लेकर या मराठा को लेकर एक जो राजनीति देखने को मिली, जिसके कारण कुछ वोट्स पे भी असर पड़ा, आई थिंक उसको एकदम से आप देख सकते हैं उलट हो गया यहाँ पर, कि ना सिर्फ ओबीसी बल्कि मराठा
वोट्स भी जो हैं वो महायुति को गए हैं। और ऑफ कोर्स एकनाथ शिंदे स्वयं एक सीएम के नाते एक मराठा फेस भी रहे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और खासकर जिस तरह से योगी जो हैं सीएम यूपी सीएम, उन्होंने यहाँ पर कैंपेनिंग की, एक वो के एक बाद बहुत एक रैलियां इम्पॉर्टेंट, की और बहुत उसमें जिनका इम्पॉर्टेंट। बहुत ज्यादा असर भी दिखाई दिया, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे, इस तरीके के जो नारे दिए वो कहीं ना कहीं हमें मतलब जो कि बीजेपी से रिलेटेड जो भी वोटर्स थे उनको एक करने में सार्थक साबित हुए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बीजेपी को या महायुति को ना सिर्फ ओबीसी, ना सिर्फ मराठास, बल्कि महिलाओं के, तीनों के जी बहुत जी जी, ज़्यादा बढ़ चढ़कर वोट मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखें तो इस इलेक्शंस में पिछले चुनावों की तरह जैसे 65% हम वोट की जी बात जी, करते हैं। 1995 में 71% से ऊपर वोट पड़े थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वोटिंग अभी हुई है। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं जो वोट शेयर बढ़ा है उसमें महिलाओं का भी फैक्टर रहा है, बहुत जिसमें बड़ा। लाडली योजना हो गई या फिर जिस तरीके से एक के बाद एक जो रैलियां आप देखेंगे कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने की हैं, वहां पे पीएम मोदी की ज्यादा रैलियां नहीं हुई। जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनका बहुत अच्छा रोल उन्होंने बखूबी निभाया है, और उसमें आरएसएस का भी एक फैक्टर है। बहुत इम्पॉर्टेंट मोहित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप नागपुर की बात करते हैं, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। और जी इस इलेक्शन में कार्डर बेस्ड पार्टी होने के नाते जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। महिलाओं को एनरोल करना जी लाडली बहन स्कीम में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। साथ ही साथ एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम बात करते हैं सबको एक साथ लेकर चलने की। अभी हम बात कर रहे थे ऑपोजिशन की। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि जो जनता है बहुत जागृत है। जी उनको रियलाइज़ है कि कौन सी पार्टी जो है वो केवल प्रोमिसेस करती है। फॉर एग्जांपल जैसे लाडली बहन है तो उसकी अमाउंट अगर 1500 से बढ़ाकर 2100 की गई है जी बाय महायुति, तो ऑपोजिशन ने कहा हम 2500 देंगे। जी लेकिन जो महिलाएं हैं या जो जनता है वो जागृत है कि कौन सी पार्टी वाकई में अपने जो प्रॉमिसेस उन्हें promises फुलफिल है उनको करेगी। फुलफिल करेगी। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से सबका जो एक तरह से कह सकते हैं सबका विकास या सबका जी जी साथ, जी, उसको आगे बढ़ाया अगर गया। उद्धव ठाकरे की बात करें तो उन्होंने अपना इमोशनल कार्ड भी खेला। कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिखाया कि ये असली शिवसेना और नकली शिवसेना, और कहीं ना कहीं शरद पवार को भी देखा गया कि वो किस तरीके से अजीत पवार पे हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने जो अजीत पवार की सीट थी, बारामती सीट, उससे उनको मतलब युगेंद्र पवार को खड़ा कर दिया, जो उनके भतीजे माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी लड़ाई थी आपस में अपने वर्चस्व की, जिसमें महायुति को भारी बहुमत होता दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल मोहित। वही बात आ रही है कि जैसे अभी कुछ समय पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि अब वो समय है कि ऑपोजिशन को इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमें एक पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल हो रही है, क्या उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, प्रॉमिसेस को कीप कर सकते हैं, क्या कारण रहा हार का, कहाँ पर हमने गलती की, कहाँ हम बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक डेमोक्रेसी में हैं। जी बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की, तो जनता ने अपना जो है एक तरह से निर्णय दे दिया है कि कौन सी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सी पार्टी को वो गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं। लेकिन ऑपोजिशन का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी एक डेमोक्रेसी सफल तो होती है। महाविकास अघाड़ी का जो आगे का भविष्य है उसको आप किस तरीके से देखती हुई दिख रहा है, वो बताइए। देखिए वही जो हमने कहा इंट्रोस्पेक्शन करना है। अगर केवल ईवीएम्स को क्रिटिसाइज करेंगे या जैसे अभी लोकसभा चुनाव में हुआ कि कुछ सीट्स ज़्यादा आ गई तो स्वयं को विनर घोषित कर दिया हारते हुए भी, जबकि जो लोग जीते वो भी तीसरी बार उन्होंने हिस्ट्री बनाई, कहा कि वो हार गए हैं क्योंकि कुछ वोट्स कम आ गए। तो जनता ने उसी का जवाब दिया है कि लोकसभा में आपने ऐसा कहा, लीजिए हम आपको पूर्ण रूप से हराते हैं। तो आई थिंक जनता को अगर आपने चाहते हैं कि आप एक बेटर पार्टी के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करें तो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट, और जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। अच्छा, महायुति गठबंधन को हम भारी बहुमत के साथ देख रहे हैं, तो इसमें आप मुख्यमंत्री किसको बनता हुआ देख रही हैं? मोहित बहुत स्पष्ट है क्योंकि भाजपा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ना सिर्फ वो जीते हैं बल्कि स्वयं एक सिंगल पार्टी के रूप में बहुत आगे उनको बहुमत मिला है। तो आई थिंक देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो एक सीएम चेहरे के रूप में हैं और हमें लगता है वही सीएम बनेंगे। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि एकनाथ शिंदे का भी बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की अकेले की जितनी सीट्स आई हैं उतना मतलब अपोजिशन के उसके आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात होगी कि
एकनाथ शिंदे ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वेल मोहित, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 साल में 3 सरकारें आई, 3 सीएम आए, आप जानते ही हैं। सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने को मिली, डिप्टी सीएम। सो आई थिंक इट कैन बी अ रोल रिवर्सल इस टाइम, कि जहाँ पर हम देवेंद्र फडणवीस को एक सीएम के रूप में, और अगर सबको एक्सेप्ट हो, आपस में मिलजुल के बात करें, तो शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम के रूप में सामने आ सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत सही कहा, एक मराठा फेस होने के नाते उनका बिल्कुल एक बिल्कुल। इम्पोर्टेंट और रोल अजीत रहा है। पवार का भी एक अच्छा रोल दिखेगा इस बार जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें, क्योंकि तीनों ही पार्टी ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। तो इसी वजह से अब जो 220 के आंकड़े को पार कर पाई है, वो यही वजह है कि अपोजिशन बिल्कुल बैकफुट पे आ गया है और फ्रंट फुट पे महायुति गठबंधन जीत रहा है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया देवेंद्र फडणवीस को, और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे हो गए, अजीत पवार हो गए, अब किसके सर पे ताज सजेगा और किसको मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाएगी महायुति गठबंधन, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।